हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना क्या देखा, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला, इलेक्ट्रॉन के बारे में देखा कि कैसे एक इक्विवेलेंट सोलेनोइड बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है जब उसमें हम फील्ड निकालें उसकी एक्सियल लाइन में। ये सब चीजों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। अब इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जब एक डायपोल को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उस पर कैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी रहती है, कैसे वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। यदि हम एक बार मैग्नेट को ऑसिलेट कराएं मैग्नेटिक फील्ड में तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में हम क्या देखेंगे इस वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। मतलब यहां पे हम पूरा क्या बात करेंगे, जब भी एक डायपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है तो उसके बारे में। जैसा हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो कैसा बिहेव करेगा, कैसे उसमें टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, कैसे वो पोटेंशियल एनर्जी सेव करेगा। और वहां पे जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये सब चीज पढ़ी थी तो ये सब चीज का पूरा यूज कहां आया, कैपेसिटर में आया। कैपेसिटर में हमने देखा कि कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में यदि हम एक डाई इलेक्ट्रिक मतलब एक इंसुलेटिंग मटेरियल प्लेस कर दे तो वो भी एनर्जी सेव करता है अपने डायपोल्स को रोटेट करके। तो वो पूरी चीज का यूज कहां आया, वहां पे आया। तो यहां पे भी हम देखेंगे कि एक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल को जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तब वो कैसी टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और वो क्या करेगा, कैसी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी और कौन कौन सी उसकी पोजीशन होगी। ठीक है, तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। ये वाला कौन सा पार्ट है, हमारा फोर्थ पार्ट है। इसके पहले हमने इस चैप्टर 5 में 3 पार्ट पढ़ लिए। देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल। इतना सारा अभी हमने एनालिसिस किया है प्रीवियस वीडियो में मैग्नेटिक डायपोल के बारे में इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम उसको कहां प्लेस करेंगे, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, व्हेन ए बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ए टॉर्क एक्ट ऑन दी मैग्नेट। ऑब्वियस ही बात है, फील्ड लाइंस के कारण कहां से प्रोड्यूस हो रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है, उसके पोल्स होंगे तो टॉर्क तो एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा। और बार मैग्नेट क्यों बोला गया यहाँ पे, क्योंकि बार मैग्नेट भी क्या होता है, एक प्रकार का मैग्नेटिक डायपोल होता है। एक करंट कैरिंग लूप भी एक प्रकार से कैसे बिहेव करता है, मैग्नेटिक डायपोल जैसे या बार मैग्नेट जैसे ही बिहेव करता है। हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में ये सब चीजें देखी है। ऑल्सो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस मैग्नेट ड्यू टू इट्स ओरिएंटेशन। और पोटेंशियल एनर्जी भी उसमें स्टोर्ड होती है, जितना भी हम वर्क करेंगे उसको डिस्प्लेस करने के लिए, उसी के कारण पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर्ड होगी। और किस पे डिपेंड करेगी वो, उसकी ओरिएंटेशन में। क्योंकि क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड उसको रोटेट करने की कोशिश करेगी और स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगी ऐसी जगह में जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो। तो यही हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में कि कैसे वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा अपनी ओरिएंटेशन के कारण। सेम जैसा हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में देखा था। वी आर गोइंग टू यूज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं बी। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। मतलब क्या होंगी, ऐसे पैरेलल लाइंस होंगी इक्विडिस्टेंट, तो वही क्या शो करेगी, एक प्रकार से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी। एनएस इज ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 12। एक हम बार मैग्नेट यूज करेंगे जिसके नॉर्थ और साउथ पोल होंगे और जिसकी इफेक्टिव लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ क्या होगी, 12 होगी। एंड स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल क्या होगी, m। ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरा बेस बना के आया है कि पोल की स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं, m से। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में एक चार्ज की स्ट्रेंथ हम कैसे डिनोट करते थे, उसका मैग्नीट्यूड q से। तो सेम वही चीज यहां पे होगी। ओके ठीक है, तो क्या करते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले कि जब हम एक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो कैसा बिहेव करेगा। ओके, तो यहां पे एक हम लेते हैं नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, और यहां पे एक तरफ ले लेते हैं हम अपना साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के अंदर तो वो क्या जाती है, साउथ से नॉर्थ जाती है। तो ये हुई हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब इसके बीच में हम क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट या हम बोले मैग्नेटिक डायपोल प्लेस करते हैं। ये हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक डायपोल इसके बीच में प्लेस कर दिया। अब पोल देखते हैं, तो ऊपर वाला पोल हम ले लेते हैं नॉर्थ पोल और नीचे हम ले लेते हैं साउथ पोल। ओके, अब ये किस एंगल पे है, इस फील्ड के साथ ये एक एंगल बना रहा है, तो इसका हम क्या ले लेते हैं, एक एक्सिस ले लेते हैं। ये एक्सिस है और यहां से ये एंगल बना रहा है थीटा। ओके, अब यदि हम एक चीज देखें तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी हम जान सकते हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा, सेम मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन जैसे हम जानते हैं। डायग्राम विजिबल है। ओके ठीक है, अब क्या होगा यदि हम फोर्स के बारे में देखें तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। ठीक है, और फील्ड के बारे में भी एक बार क्या करते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं। ये हो गई हमारी बी मैग्नेटिक फील्ड।
अब यदि हम देखें यहां पे तो नॉर्थ पोल के कारण क्या होगा, इधर तरफ नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, तो ये जो नॉर्थ पोल है इसको वो क्या करेगी, रिपेल करेगी। ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्ट तो नहीं करेगी, रिपेल ही करेगी। तो नॉर्थ पोल नीचे की तरफ आएगा, मतलब नॉर्थ पोल को वो सामने की तरफ ढकेलेगी, और साउथ पोल को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। साउथ पोल को पीछे की तरफ खींचेगी, नॉर्थ पोल को सामने की तरफ जाएगी, और यहाँ बीच में से इसको पिवट करके रखें तो वो ऐसे रोटेट करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगी, क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कराएगी। ठीक है, देखते हैं तो फोर्स कैसी एग्जर्ट होगी। यहां पे जो वो फोर्स एग्जर्ट करेगी मैग्नेटिक फील्ड, वो फोर्स क्या होगी, एक तो इसकी फील्ड मतलब पोल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी, तो एम बी क्या लगेगी, यहां पे फोर्स लगेगी। ठीक है, विजिबल है आपको, एम बी क्या लगेगी, यहां पे फोर्स लगेगी। फोर्स कैसे लगेगी, एम बी इस तरफ, और साउथ पोल में कैसी फोर्स लगेगी, इस तरफ, उसका भी क्या होगा, एम बी, जो क्या है वहां की पोल स्ट्रेंथ है। ओके, विजिबल है, ठीक है। तो ये लगेगी साउथ पोल में फोर्स। अब कोई बोलेगा कि ये मैग्नेटिक फोर्स हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये फोर्स हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, एक प्रकार से आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने देखी थी उसके बारे में भी हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, E इज इक्वल टू क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस बाई पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये होता है। सेम मैग्नेटिक फील्ड की भी एनालॉजी ऐसी होती है। यदि हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें तो बी हो जाएगा, और क्या हो जाएगी, फोर्स एक्सपीरियंस बाई, वहां पे चार्ज से डिनोट करते हैं, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, एम। तो यदि हम फोर्स की बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एम इंटू बी हो जाएगी। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे यदि हम फोर्स देखें तो वो क्या होता था, ई इंटू क्यू होता था। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, फोर्स के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसे वो फोर्स लगाएगा यहाँ। ठीक है, डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं और पूरा करते हैं, तो आपको समझ में आया कि वो फोर्स कैसे लगा रहा है, एफ इजिकल टू एम बी कैसे हो रहा है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में याद करिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ई इजिकल टू क्यू होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम निकालते थे, तो सेम क्या रहेगी, ये भी वैसी रहेगी। ओके, अब क्या करते हैं, ये डायग्राम को पूरा कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, यहां से हम क्या ले लेते हैं, एक नीचे लाइन ले लेते हैं जो क्या होगी, कनेक्ट करेगी इसको। ये लाइन लेना क्या है, जरूरी है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे टॉर्क निकालना पड़ेगा, उसी से हमें पता चलेगा। एंगल देखें, एंगल देखें तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ऑब्वियसली बात है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, और क्या करते हैं, नेमिंग दे देते हैं इसको। इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, ए दे देते। ये पॉइंट क्या हो गया, हमारा ए हो गया। और बार मैग्नेट का जो लेंथ है, वो लेंथ क्या होगी इसकी, 2L, इफेक्टिव लेंथ। 2L क्या है उसकी इफेक्टिव लेंथ या मैग्नेटिक लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ नहीं है, ज्योमेट्रिक लेंथ ज्यादा बड़ी होती है। ये क्या है, दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस है। ओके, पूरा डायग्राम बना लिया हमने। ठीक है, अब देखते हैं हम फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फोर्स लिख लेते हैं कि कैसे फोर्स वो एग्जर्ट करेगा। तो फोर्स ऑन नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल पे यदि हम फोर्स देखें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F इजिकल टू, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम बी, एम बी, जो क्या करेगी, उसको आगे पुश करने की कोशिश करेगी। ठीक है, साउथ पोल पे यदि हम फोर्स देखें, फोर्स ऑन साउथ पोल, वो भी क्या रहेगी, सेम मैग्नीट्यूड की रहेगी, बस उसका क्या रहेगा, डायरेक्शन अलग रहेगा, एम बी। ओके, ये क्या हो गई, हमारी फोर्स की वैल्यू हो गई। अब क्या कर सकते हैं, यहां पे हम डायरेक्शन भी मेंशन कर सकते हैं। ये वाला जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग बी, मतलब बी के तरफ, बी उस तरफ जा रहा है तो उस तरफ। ठीक है, और इसका यदि हम डायरेक्शन देखें तो ये क्या होगा, अपोजिट टू बी। ऑब्वियसली बात है, नॉर्थ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा तो वो क्या जाएगा, अपोजिट जाएगा, मतलब बी का डायरेक्शन उस तरफ है तो ये इधर तरफ आएगा। ओके, अब देखते हैं हम, अब क्या होगी, ये जो इक्वल और अपोजिट फोर्स है वो क्या करेगी, एक प्रकार का कपल फॉर्म करेगी, जिसको क्या करेगी, रोटेट करने की कोशिश करेगी। तो जब कपल लगेगा और नेट फोर्स यहां पे 0 है, तो क्या होगा, जब कपल लग रहा है तो वो एक प्रकार का क्या करेगा, टॉर्क कंसिस्ट करेगा। ठीक है, और कैसा रोटेट करने की कोशिश करेगी, उसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगी, वो तो फोर्स देख के ही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, एक टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। तो देखते हैं कितना टॉर्क लगेगा यहां पे। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल बोले या मैग्नेट बोले, बार मैग्नेट
ठीक है, क्यों टॉर्क होगा आपको समझ में आ रहा है? दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है उसके दो एंड में, तो वो उसको रोटेट करने की कोशिश करेगी कपल फॉर्म होगा। और कपल के केस में हम टॉर्क कैसा निकालते हैं? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके। टाउ इज इक्वल टू टॉर्क क्या हो जाएगा हमारा? फोर्स, कोई भी फोर्स ले लें, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा? ये ए एंड डिस्टेंस होगा यहां पे, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं हम। डिस्टेंस, तो ये क्या, कौन सा ट्रायंगल है? एस एन ए। तो ये ट्रायंगल को यहां पे हम ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा? एस एन और ए। ये क्या बना रहा है हमारा? थीटा एंगल बना रहा है। तो यदि हमें एन ए निकालना है, ये डिस्टेंस क्या है? 2L। ओके, तो यहां से हम क्या यूज कर सकते हैं? साइन थीटा यूज कर सकते हैं। तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, एन ए निकालना है हमें। ओके, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या होता है? हमारा साइन थीटा होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो उसको हम कैसे डिनोट कर देते हैं? एन ए से। और जो हाइपोटेनियस है वो क्या है हमारा? 2L। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? Na की वैल्यू, मतलब यही डिस्टेंस हमें निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच का। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? Na इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू 2L, या बोल सकते हैं 2L साइन थीटा। तो ये मिल गया हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो फोर्स की भी वैल्यू पता है, तो देखते हैं। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स कैसी लग रही है यहाँ पे? एम बी। कोई भी फोर्स ले सकते हैं हम टॉर्क कपल के केस में, तो एम बी इंटू एन ए, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम बी इंटू 2L साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारा? टॉर्क का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। अब ये, इसको यदि हम थोड़ा सा और अरेंज करके लिखें, तो ये b को यहां ले लेते हैं, इनटू ब्रैकेट में m इंटू 2L देखते हैं, m2L साइन थीटा। तो ये m इंटू 2L क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक मूवमेंट बन जाएगा। बिल्कुल, ये m2L क्या बताता है? मैग्नेटिक मूवमेंट बताता है। यही तो होता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, m बताता है। तो यहां से टाउ का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? पूरा चीज दिख रही है आपको? ओके, तो यहां से टाउ का एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा, टाउ इज इक्वल टू बी एम, या एम बी कैसे भी लिख सकते हैं, एम बी साइन थीटा। ये क्या आ गया हमारे? टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया। ये एक्सप्रेशन क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा कि कैसा वो टॉर्क उसके ऊपर लगाएगा, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे? बार बार यूज करेंगे। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में देखें, इन वेक्टर फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम क्रॉस बी। ये क्या हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म में यदि हम देखें, क्योंकि क्या है? ए बी साइन थीटा है यहाँ पे, तो ए बी साइन थीटा क्या होता है? ए क्रॉस बी होता है। कॉस थीटा होता तो क्या होता? डॉट प्रोडक्ट बनता। ठीक है, अब देखते हैं कंडीशन। व्हेन, जब मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी एक हो जाएगी, एक टेस्ला की ले लें या किसी की भी ले लें, मैग्नेटिक फील्ड 1 हो गई, एंड थीटा जो हो गया वो क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 हो गई और थीटा 90 डिग्री हो गया। मतलब ये एकदम स्ट्रेट हो गया, पूरा ऐसे एकदम स्ट्रेट हो जाएगा इस मैग्नेटिक फील्ड। थीटा 90 डिग्री हो गया, मतलब आप समझ रहे ना, वो पूरा स्ट्रेट हो जाएगा ऐसा। तो जब थीटा 90 डिग्री हो गया, तो यहां से टाउ का एक्सप्रेशन क्या आएगा? टाउ इज इक्वल टू बी की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो m इंटू 1 इंटू साइन 90 डिग्री, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? टाउ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन 90 डिग्री की वैल्यू देखे तो वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, सिर्फ 1। तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। मतलब क्या रही? जब एक मैग्नेटिक फील्ड रही, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 टेस्ला रही और वो 90 डिग्री में रहा, तो जो टॉर्क है वो किसके बराबर हो जाएगा? हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? एक चीज डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? हियर वी मे डिफाइन magnetic dipole movement
डायपोल मूवमेंट एज टॉर्क। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एज टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल held perpendicular to a uniform magnetic field बट एक और चीज यहां पे क्या डालना जरूरी है? मैग्नेटिक फील्ड तो है बट उसकी स्ट्रेंथ क्या है? यूनिट है, ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ। तो ऐसा क्या होता है? एक डिफाइन करने का तरीका होता है। मतलब हम मैग्नेटिक डायपोल को क्या बोल सकते हैं? एक प्रकार का वो टॉर्क है। जब डायपोल क्या रखा हो मैग्नेटिक फील्ड में, 90 डिग्री रखा हो फील्ड के साथ एंगल में, और उसकी स्ट्रेंथ क्या हो? 1 हो, तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बोल सकते हैं। ओके, ये चीज हो गई। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? एक और m की यूनिट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा फॉर्मूला है। ओके, अब यदि हम यहाँ पे यदि साइन थीटा की तो कोई यूनिट नहीं होती तो उसको छोड़ दें और किसमें बात करें? ऐसा यूनिट में बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट में ही देख रहे हैं। ओके, तो यहां से यदि हम साइन थीटा को हटा दें और m की वैल्यू देखें तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टाउ बाई बी हो जाएगा। ओके, अब यदि यूनिट देखें तो टाउ की यूनिट क्या होती है? टाउ मतलब न्यूटन मीटर होगा। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला होती है। अब न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलते हैं? जूल्स बोलते हैं। तो इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी? जूल्स पर टेस्ला। ठीक है, तो ये क्या हो सकती है? एक और मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट। इसके पहले हम क्या यूनिट देखते थे? एम्पियर मीटर स्क्वायर देखते थे। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की यहां से क्या मिलती है? हमें एक और यूनिट मिलती है जो क्या होती है? जूल्स पर टेस्ला होती है। तो ये भी क्या है? एक मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जूल्स पर टेस्ला। ओके, तो अब क्या करते हैं? इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं। सेम इसी से रिलेटेड, स्ट्रेट सोलोनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। अब याद रखिएगा, अब क्या होगा? अब हम सोलोनॉइड भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियसली देख लिया एक बार मैग्नेट सोलोनॉइड जैसा ही बिहेव करता है, करंट कैरिंग लूप भी वैसे ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? वहां पे हमने बार मैग्नेट रखा हुआ था, अभी हमने जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ली, अब उसके बदले हम एक सोलोनॉइड रख दें, क्या फर्क पड़ेगा? सेम कोई भी एंगल में रख दें एक सोलोनॉइड, बार मैग्नेट जैसा ही तो बिहेव करेगा वो। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहां पे क्या होगा? कंसेप्ट हम पढ़ेंगे मगर चीजें चेंज होती जाएगी तो आपको और समझ में आएगा। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? बार मैग्नेट के बदले एक सोलोनॉइड यूज कर रहे हैं। सेम चीज होगी, एक सोलोनॉइड है जिसकी लेंथ क्या है? 50 सेंटीमीटर, और जिसमें क्या है? 1000 टन है, 1000 टन पर मीटर है। ओके, लेंथ 50 सेंटीमीटर में दिया और 1000 टन पर मीटर है। कोई बात नहीं, चेंज कर लेंगे इसको हम। एज मीन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसका मीन क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है। इट इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। 30 डिग्री एक्सिस में रखा हुआ है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जो फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या है? 0.32 टेस्ला का है। फाइंड दी टॉर्क एक्टिंग ऑन दी सोलोनॉइड व्हेन करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास थ्रू इट। कितना टॉर्क एक्ट होगा सोलोनॉइड में? कैलकुलेट करो जब उसमें 2 एम्पियर करंट पास होगा। ठीक है, निकाल सकते हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ओके, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं अपनी क्या क्या गिवन वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन। क्या क्या दिया है हमें? लेंथ दिया है सोलोनॉइड की 50 सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, इसको एन लेंगे क्योंकि वो पर यूनिट लेंथ दिया है। सोलोनॉइड में हम एन से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कितना दिया है? 1000, और 1000 टर्न्स है, टर्न्स पर मीटर। ये क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी तो वो निकाल लेते हैं। मतलब एन क्या होगा यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना है? 1000 इंटू, अब क्या है? पर मीटर है, तो हमने अपनी लेंथ को मीटर में चेंज कर दिया, तो इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लेंथ मिल जाएगी हमें 50 इंटू 10⁻²। यहां से दिख रहा है 10⁻², नीचे आएगा, ये गया, इसका 2 0 गया,
50 और 10 कितना हो जाएगा 500। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने मिल गए हमें? नंबर ऑफ टर्न्स मिल गए हमें 500। समझ में कैसे निकाला? एन क्या दिया था? वो 1000 टन्स पर मीटर दिया है, कोई बात नहीं। और हमें सोलनॉइड की लेंथ सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में कर मीटर में चेंज कर लिया उसको। पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट में उसमें क्या है 1000 टन है। तो जितनी भी लेंथ है हमारी, जैसे प्रीवियस हमने वीडियो में डेरिवेशन में एन डीएक्स किया था, सेम वैसी मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो क्या मिल जाएगा हमें? नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएगा। ओके, और क्या क्या डाटा दिया है? उसका एरिया दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये वाला हिस्सा, कितना 2 × 10⁻⁻4 मीटर। ओके, थीटा दिया है कि वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कितने एंगल में है? 30 डिग्री में। ओके, और क्या चीज दी है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दी है 0.32 टेस्ला की। ओके, करंट दिया है आई, जो सोलोनॉइड में फ्लो करेगा 2 एम्पियर का। निकालना क्या है हमें? यहां पे निकालना है हमें जो टॉर्क एक्ट हो रहा है सोलोनॉइड में, टाउ क्या करना है हमें निकालना है। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो सिंपल टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? टॉर्क इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? एम बी साइन थीटा। ओके, अब एम क्या हो जाएगा? एन ए आई या एन आई ए, यही हो जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट। बी साइन थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री दिया होगा। ओके, सारी वैल्यू पुट करते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, बाकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा? टाउ इज इक्वल टू एन दिया है, एन कितना आ गया हमारा? 500 आ गया, क्योंकि वहां पे पर यूनिट लेंथ वाला नहीं रहता है। 500 एरिया देखते हैं, एरिया कितना दिया है? 2 × 10⁻⁻4 दिया ही है। ओके, इंटू आई, कितना करंट बह रहा है उसमें? 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर का, इंटू मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दिया है 0.32 टेस्ला की, और इंटू 1/2, यही है पूरी। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व कर सकते हैं एकदम आसानी से, प्लस माइनस ही करना है, इंटू करना है। तो यहां से कितनी आ जाएगी? टॉर्क की वैल्यू 0.032 न्यूटन मीटर। ओके, एकदम सिंपल सा ही क्वेश्चन था, मैंने भी सॉल्व किया, आप भी सॉल्व करके देखेंगे, एग्जैक्ट यही आंसर आएगा, बिल्कुल वेरी नहीं करेगा। तो ये आ जाएगी 0.032 न्यूटन मीटर। सॉल्व हो गया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक अपना, कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट को रख के हम ऑसिलेट कराएंगे, ऑसिलेट कराएंगे मतलब हम थोड़ी सी फोर्स देंगे, ऑसिलेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगी, तो वो ऐसा सा ऑसिलेट करेगा। उससे क्या मदद मिलती है हमें? कि हमें कोई भी कंपास रख के किसी मैग्नेटिक फील्ड में उसको ऑसिलेट कराएं, तो हमें पता चल जाता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है उसकी, ये मदद मिलती है। तो ये टॉपिक के बारे में देखते हैं। ओके, उसके पहले क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या बोल रहा है? अ बार मैग्नेट व्हेन सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली एंड परपेंडिकुलर टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 3 × 10⁻⁴ मीटर, टॉर्क ऑफ मीटर 10⁻⁴ क्या दिया हुआ है? न्यूटन मीटर। ओके, ये mn हो गया है, न्यूटन मीटर, टॉर्क की यूनिट होती है। ठीक है, इतना एक टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है एक बार मैग्नेट, जब उसको हम क्या कर दिए? हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में डाले। ठीक है, मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा कैसे उसको रख रहे हैं। व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट? मैग्नेट की मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है बोल रहे हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ऐसे वाला कंपोनेंट। ठीक है, टॉर्क कैलकुलेट करना है, सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम अपनी वैल्यूज, क्या दिया हुआ है हमें, गिवन देखते हैं। कितना वो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है ये बता रहा है एक बार मैग्नेट, और वो कितना एक्सपीरियंस कर रहा है? 3 × 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर का। ओके, अब क्या दिया है हमें? अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है मैग्नेटिक फील्ड का, यही होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का। और मैग्नेट को कैसा प्लेस किया है? परपेंडिकुलरली प्लेस किया इस फील्ड में। तो इस फील्ड की वैल्यू क्या दी है हमें? बी दिया हुआ है हमें 0.4
इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या किया है हमने, मैग्नेट को परपेंडिकुलरली प्लेस किया 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा मैग्नेट, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल, ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, ऐसे प्लेस किया। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, एक टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है 3 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर का। तो क्या करेगा, कितनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी निकालो। ओके, देखते हैं। टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, mb साइन थीटा होगा, और साइन थीटा की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है 90 डिग्री। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, और टॉर्क की भी वैल्यू गिवन है। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 10⁻⁻⁴ इक्वल मैग्नेटिक मूवमेंट ही कैलकुलेट करना है, इंटू मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू दी है 0.4 × 10⁻⁻⁴। और क्या वैल्यू पुट करेंगे, साइन 90 की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। साइन 90 की वैल्यू थीटा 90 डिग्री दिया है हमें। ओके, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 और 10⁻⁴ है, कैंसिल करने से सही आ रहा है क्या। ओके, तो ये 10⁻⁻⁴, ये 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। m निकालना है तो 3/0.4, तो कितना आ जाएगा, ये 3/0.4 करेंगे तो 7.5। अब हम यूनिट लिख सकते हैं उसकी एम्पियर मीटर, बट हमें एक नई यूनिट पता चल गई है, तो हम क्या लिखेंगे, जूल्स बाई टेस्ला। ये आ गया हमारा आंसर। ओके, ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जूल्स बाई टेस्ला हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मैग्नेट का ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, इसके बारे में देखते हैं। द पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग्स i.e. magnetic field lines give us approximate idea of the magnetic field B। हम एक आयरन फिलिंग्स का पैटर्न देखें और मतलब इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं, तो वो क्या देती है, हमें एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देती है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। वी में एट टाइम्स बी रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन दी मैग्नीट्यूड ऑफ बी एक्यूरेटली। बहुत सारी जगह हमें क्या रहती है, जरूरत रहती है कि हम मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है एक्यूरेटली डिटरमाइन करें। तो ये कैसे करेंगे, दिस इज डन बाय प्लेसिंग ए स्मॉल कंपास नीडल ऑफ नॉन मैग्नेटिक मूवमेंट। हम क्या करते हैं, एक स्मॉल कंपास की नीडल को प्लेस करते हैं जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट हमें पता रहे, एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई उसकी क्या रहे, पता रहे। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, नॉर्मल इनर्शिया क्या होती है, यदि कोई चीज रुकी हुई है तो वो चलेगी नहीं जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, कोई चीज चल रही है तो वो रुकेगी नहीं अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ये चलने वाली चीजों की इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, यदि कोई चीज रोटेट हो रही है तो वो रोटेट ही होते रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे उसको रुकाने के लिए, या कोई चीज रुकी हुई है तो वो रोटेट नहीं होगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये रहता है। आप अपने घर में देखे होंगे बहुत टाइम तक यदि पंखा ऐसे रखे रहता है तो वो क्या होता है, बटन चालू करने से चालू नहीं होता है, क्योंकि वो जाम हो जाता है, उसकी इनर्शिया बढ़ जाती है। एक डंडे से ऐसा घुमाओ तो वो चलने लग जाता है, फिर उसको इनर्शिया मिल जाती है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल चीजों के लिए होती है। इसका मतलब कोई चीज घूम रही है तो वो घूमते ही रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, या कोई चीज रुकी हुई है घूमना चालू ही नहीं करी है तो वो अपनी इनर्शिया के कारण थोड़ा रुके हुए रहेगी, फोर्स देंगे तब वो घूमना चालू करेगी। ये होती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये भी हमें पता रहे उस कंपास नीडल की जब वो रोटेट करेगा तो उसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, एंड अलाउइंग इट टू ऑसिलेट इन द मैग्नेटिक फील्ड। और उसको हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कराएंगे। एक रिस्टोरिंग टॉर्क तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, हम भी थोड़ा सा उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा रोटेट कराएंगे एक बार देंगे तो वो इनर्शिया के कारण और रिस्टोरिंग टॉर्क के कारण ऐसे ऑसिलेट करेगा। उसकी मदद से हम क्या पता कर सकते हैं, ऑसिलेट किया मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन लगा देंगे हम, और उसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्यूरेटली मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, तो हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऑसिलेशन ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। तो डिराइव करते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक मैग्नेट में टॉर्क कैसा एक्ट करेगा। जो भी मैग्नेट में टॉर्क एक्ट कर रहा होगा उसकी वैल्यू हमने देख ली है। तो यदि हम इक्विलिब्रियम में बात करें, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में बात करें, ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं कि मैग्नेटिक में हमने हल्का सा टॉर्क लगा दिया,
तो वो टॉर्क लगाया तो मैग्नेटिक फील्ड उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगी, ऐसा टॉर्क लगा दिया तो रिस्टोर करने की कोशिश करेगी उसको। सेम जो हमने प्रीवियस सबसे पहला डायग्राम देखा है उसी को इमेजिन कर सकते हैं। हल्का सा टॉर्क लगाया तो मैग्नेटिक फील्ड उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगी, और हल्का सा हमने क्या कर दिया, उसको ऑसिलेट करने दे दिया। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारा, टॉर्क इज इक्वल टू, ये एक प्रकार का क्या है, एक्सटर्नल टॉर्क, और क्या हो जाएगा माइनस एम बी साइन थीटा। ठीक है, अभी हमने देखा है प्लस एम बी साइन थीटा, ठीक है, वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगा रही थी। अभी हमने क्या किया, हमने खुद उसको हल्का सा टॉर्क किया और मैग्नेटिक फील्ड उसको रिस्टोर कर रही है स्टेबल पोजीशन पे। ऐसे हमने देखा था, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करने की कोशिश करेगी, नॉर्थ पोल को दूर और साउथ पोल को अपने पास करने की कोशिश करेगी, ऐसा था। तो हमने हल्का सा उसको ऐसे रोटेट किया, मैग्नेटिक फील्ड उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है। तो ये टॉर्क क्या है, एक्सटर्नल है, और ये वाला जो टॉर्क की वैल्यू है उसको मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है। इक्विलिब्रियम में क्या होंगे, दोनों बराबर में होंगे। ठीक है, तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि जो हमने टॉर्क दिया है उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है, उतना ही टॉर्क लगा रही है इक्विलिब्रियम में, इसलिए यहां पे हमने क्या ली, माइनस की वैल्यू ली। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला देखते हैं टॉर्क का, जो हम मैकेनिक्स में देखते हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए नॉर्मल, जो टॉर्क एक्ट होता है बॉडी में, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। यहां पे आई के बारे में बात करें तो आई क्या होती है हमारी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या होता है हमारा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब रोटेशनली वाली चीज होगी, जो चीज घूम रही है वो घूमते ही रहेगी, यदि घूमना नहीं चालू करी तो अपनी इनर्शिया के कारण रुके रहेगी, घूमना स्टार्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये बताती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल वाली चीजों के लिए ये इनर्शिया होती है। ओके, अब इसी वैल्यू को क्या करते हैं हम यहां पे पुट करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे, टॉर्क की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, ये एक एक्सटर्नल टॉर्क है और ये रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसका डायरेक्शन अपोजिट, एक्सटर्नल टॉर्क ऐसा है, रिस्टोर वो उसको ऐसा कर रहा है, तो इसलिए वहां पे नेगेटिव साइन बना है। तो यहां पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, आई अल्फा इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। ये क्या आ जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। ओके, अब इस एक्सप्रेशन को और देखते हैं। अब हम यहां से क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, तो आई को वैसे ही रहने देते हैं। याद रखिएगा ये आई करंट नहीं है, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आई मेंशन हो गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, करंट नहीं मान लेना अभी इसको। ठीक है, अब अल्फा के बारे में देखते हैं। तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा को लिख सकते हैं हम डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, लिख सकते हैं। ऐसा कैसे, देखते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा होता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलरली कोई चीज एक्सेलरेट हो रही है मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी बोल सकते हैं। ओके, अब डी ओमेगा बाई डी टी, सिर्फ यदि डी टी तो रहेगा ही, ओमेगा की बात करें तो ओमेगा क्या होती है, चेंज इन एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गई तो वो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो सिर्फ यदि ओमेगा की वैल्यू डालें तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी बाई डी टी को ऐसे ही रहने देते हैं और यहां पे ओमेगा की वैल्यू डालते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, चेंज इन एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेम नॉर्मल चीज, डी एच बाई डी टी वेलोसिटी हो गया, डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन हो गया। ये सीधे चलने वाली चीजों के लिए, ये रोटेशनल चीजों के लिए वही। तो यहां से इसका मतलब अल्फा को हम क्या बोल सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी। ओके, बोल सकते हैं, किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा आई डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू, इधर पे क्या है वही वैल्यू, माइनस एम बी साइन थीटा। ओके, ये वाली क्या हो गई हमारी, टर्म आ गई। आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं, ये आई को इधर दे देते हैं, ये जो आई है इसको इधर दे देते हैं, तो यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, आई नीचे आ गया, माइनस साइन है, एम बी साइन थीटा बाई आई। ये आई करंट नहीं है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन से कंपेयर करते हैं। इक्वेशन 1, जब भी कहीं पे कोई भी चीज
ऑसिलेट हो रही हो, वाइब्रेट हो रही हो, पेंडुलम ऐसे ऐसे घूम रहा हो, टू एंड फ्रो मोशन कर रही हो, तो उस चीज को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन से ही रिलेट करते हैं, ऐसा टू एंड फ्रो मोशन को। जब भी कहीं पे भी ऑसिलेशन आ रहा है, वाइब्रेशन आ रहा है, पेंडुलम स्विंग कर रहा है, सबके लिए हम क्या डाल देंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन यूज करने लग जाएंगे, और वहां से क्या मिलता है, हमें एक वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो देखते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। तो ऑन कंपेयरिंग विद सिंपल SHM, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, पूरा नोट करने के लिए एक बार दिख गया। तो क्या होगी इसकी इक्वेशन, डी स्क्वायर, कैसे होती है सिंपल हार्मोनिक की मोशन की इक्वेशन, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये होती है क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। और इसको हम एक और इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, और यदि हम देखें तो इसको यदि हम थीटा के टर्म में देखें तो डी स्क्वायर, ओके ठीक है, जोश में गलत हो गया, ये स्क्वायर तो यहां रहता है, ऑब्वियस ही बात है, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये क्या होगी, ऐसी टर्म होगी। ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा बाई आई क्या है यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये हमें साइन थीटा को कुछ करना पड़ेगा। तो यदि हम छोटे से उसके लिए लें, यदि छोटा सा कुछ उसमें मूवमेंट हो रहा है, हल्का सा ऑसिलेट हो रहा है भाई, तो थोड़ा थोड़ा मूव करेगा, एकदम थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो बहुत छोटा है थीटा। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो साइन थीटा है वो लगभग बराबर हो सकता है थीटा के, क्योंकि क्या है, बहुत छोटा सा ऑसिलेशन हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगी, ये पूरी टर्म हट के सिर्फ थीटा हो जाएगी। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशन को। ये दोनों इक्वेशन को यदि हम कंपेयर करें तो हम यहां से देख सकते हैं सब टर्म सही है, बस ओमेगा जो स्क्वायर है वो किससे मिल रहा है, हमारा MBI से मिल रहा है, बाकी थीटा भी वही है, डी स्क्वायर थीटा, मतलब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, MBI। माइनस माइनस भी सेम है, माइनस को भी लेने का कोई टेंशन नहीं। समझ में आ रहा है, ठीक है, ये वाला आपको टर्म दिख रहा है पर्पल वाला, ओके। तो यहां से देखते हैं, यदि हम दोनों को कंपेयर करते हैं, हमारी इक्वेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली इक्वेशन की, जहां भी वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, पेंडुलम इधर उधर हिलेगा, सब जगह सिंपल हार्मोनिक मोशन से हम क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। इवन वाइब्रेशन के बारे में भी पढ़ते हैं तो वहां पे भी पूरा ऐसे ही करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन से ही कंपेयर करते हैं। तो यहां से यदि हम कंपेयर करेंगे तो हमारे ओमेगा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, माइनस माइनस भी है तो माइनस को भी लेने का टेंशन नहीं, एम बी बाई आई। यहां से ओमेगा देखें हम, ओमेगा की सिर्फ वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एम बी बाई आई। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, हमें ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म आया। हमने ऑलरेडी देखा था कि हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड को एक्यूरेटली पता लगा सकते हैं। हमें जो भी कंपास की नीडल हम यूज कर रहे हैं, जिसको हम ऑसिलेट करा रहे हैं, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता होनी चाहिए, बस। तो हम क्या कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। ओके, अब यहां से देखते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में देखें या एंगुलर वेलोसिटी के बारे में देखें, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, बिल्कुल। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यदि फ्रीक्वेंसी को उल्टा कर दे तो वो टाइम पीरियड बन जाता है, मतलब 2 पाई बाई टी, यही होता है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे टाइम पीरियड की वैल्यू देखते हैं। तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी यदि ऊपर आ गया तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं, 2 पाई बाई ओमेगा आ जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, ओमेगा की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू ओमेगा उल्टा रखा हुआ है तो ये उल्टा आएगा, आई बाई आई क्या है यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एम बी। ओके, ये क्या हो गया, हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब हम यहां से क्या करते हैं, अब बी की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि ओमेगा के टर्म हमने 2 पाई के टर्म में ले लिया। अब क्या करते हैं, बी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहां से कैसे करेंगे हम बी की वैल्यू निकालने के लिए, ये रूट, पहले तो टी के नीचे 2 पाई को दे देते हैं और फिर उसके बाद रूट दे देंगे। ओके, तो देखते हैं, टी के नीचे पहले 2 पाई दे दिए, उसके बाद रूट दिए, तो
क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इक्वल टू क्या बची, अभी एक और बार लिख लेते, आई बाई एम बी बचा हुआ है। ओके, अब क्या दे देते, एम बी को भी दे देते, बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, बी को इधर ले लेते, तो बी इज इक्वल टू आई और एम वहां पे वैसे ही रखा रहेगा, आई बाई एम, बी इधर आ गया, अब इसको इधर दे देते, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई का स्क्वायर है तो वो उधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। तो ये क्या आ गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन, आई 4 पाई स्क्वायर एम टी स्क्वायर। ओके, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं यदि हमें क्या पता हो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, आई 4 पाई स्क्वायर। ओके, और अच्छे से लिख लेते हैं एक बार इस रिलेशन को, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आई बाई एम टी स्क्वायर। ओके, याद रखिएगा ये I यहाँ पे करंट नहीं है, ये I क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, किसी ने करंट की वैल्यू डाल दी तो खत्म हो जाएगी कहानी। ओके, तो क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं। A magnetic needle is free to oscillate in a uniform field। ठीक है, एक मैग्नेटिक नीडल है, उसको फ्री ऑसिलेट करा रहे हैं हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द नीडल इज 7.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, 2 पावर में आना चाहिए था, 7.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, यही होती है मैग्नेटिक मूवमेंट यूनिट। क्या देखा था हमने कि हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, मगर दो चीज पता होनी चाहिए, मैग्नेटिक मूवमेंट उस कंपास नीडल की और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज 6.5 into 10 to the power -6 kg per meter square, kg meter square। Okay, the number of oscillation performed in 5 seconds is 10। Okay, 5 सेकंड में वो 10 बार ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर दे रही है। ठीक है, ये डाटा काम का है हमारा। कैलकुलेट दी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट लिखते हैं हम अपनी गिवन वैल्यूज। क्या क्या हमें गिवन है, मैग्नेटिक मूवमेंट दी हुई है कितनी, 7.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दी है आई। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं MOI, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई भी करंट नहीं सोचेगा इसको। 6.5 into 10 to the power -6 kg मीटर स्क्वायर। और सब लोग यूनिट देख के याद रखेंगे कि भाई ये करंट नहीं है, करंट की यूनिट ऐसी होती है क्या, नहीं। ओके, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितना दिया है, कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दिया है, 10 दिया है। ओके, और टाइम टेकन कितना बोल रहा है, टाइम टेकन बोल रहा है 5 सेकेंड। ठीक है, तो इसको पहले हम कंसेप्चुअली देखते हैं, तो आपको क्या होगा, समझ में आएगा कि ओरिजिनली कैसे निकालेंगे हम। यहां से क्या निकालना है हमें, यहां से टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, देखते हैं कैसे। फर्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, 5 सेकंड में 10 ऑसिलेशन हो रहा है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं OSC। 5 सेकंड में कितना हो रहा है, 10 ऑसिलेशन हो रहा है। ठीक है, 1 सेकंड में कितना होगा, जब 5 सेकंड में 10 हो रहा है तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितना होगा, 2 ऑसिलेशन होगा। बिल्कुल, 1 सेकंड में 2 होगा तभी तो 5 सेकंड में 10 होगा। ठीक है, अब 2 ऑसिलेशन हो रहा है 1 सेकंड में मगर टाइम पीरियड क्या होता है, एक पूरे वेव का रहता है वो, एक वेव मतलब टाइम पीरियड होगा एक ऑसिलेशन करने का कितना टाइम लग रहा है, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, एक बार ऐसे किया और ऐसे आया, ये टाइम पीरियड बताता है एक बार का। तो जब 1 सेकंड में 2 ऑसिलेशन हो रहा है तो याद रखिएगा एक ऑसिलेशन कितने में होगा, 0.5 सेकंड में होगा। इसका मतलब यदि मैं देखूं 1 ऑसिलेशन तो वो कितने में हो जाएगा, 0.5 सेकंड में हो जाएगा। तो यही क्या होगा, हमारा टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड यही बताता है कि एक वेव कितने में बन रही है, एक वेव कितने टाइम में बन रही है ऑसिलेशन की, यही टाइम पीरियड बताता है। इसका मतलब यदि हम इसको फॉर्मूले से देखना चाहें, ये तो एक कंसेप्चुअल तरीका है सोचने का, यदि फॉर्मूले से देखना चाहें तो फॉर्मूले से हम कैसे निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड
ये एक बार के लिए, अगले आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो उसके लिए। तो टाइम पीरियड के लिए अब क्या करेंगे, ऊपर में रखेंगे टोटल टाइम और नीचे डिवाइड कर देंगे क्या, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है, यहां पे टाइम पीरियड क्या था हमारा, टोटल टाइम कितना था 5 सेकेंड्स था, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने थे 10 थे, तो आपका कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब टी कितना आ गया हमारा, टाइम पीरियड आ गया 0.5 सेकेंड्स का, मतलब 0.5 सेकेंड में एक ऑसिलेशन हो रहा है, एक ऑसिलेशन हुआ। ऑब्वियसली बात है 0.5 में एक हो रहा है तो 5 में 10 तो हो ही जाएगा, लॉजिकली भी समझ में आ रही सारी चीजें। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, निकाल लेते। बी इज इक्वल टू क्या था हमारा फॉर्मूला, 4 पाई स्क्वायर टी बाई एम, 4 पाई स्क्वायर आई, ऊपर में आई आएगा, आई बाई नीचे टाइम पीरियड का स्क्वायर। ओके, वैल्यू पुट कर देते, 4 इंटू पाई का स्क्वायर है। ओके, ये एक मिस्टेक होती है, याद रखिएगा, क्योंकि मैं भी जब सॉल्व कर रहा था तो मैंने पाई का स्क्वायर भूल गया था जब मैंने कैलकुलेट कर रहा था, फिर मैंने देखा कि अरे हाँ ऐसी मिस्टेक हो सकती है। तो आई की वैल्यू क्या होगी, 6.5 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाय मूवमेंट कितना दिया है हमें 7.2 का, 7.2, सिर्फ 7.2 है ना। ओके, और नीचे क्या है, टी का स्क्वायर मतलब टाइम पीरियड का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, इसको आप सॉल्व करेंगे, मैंने भी सॉल्व करके दिखाया, तो 1.42 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला क्या आ जाएगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। तो मेन यहाँ पे आपका कहाँ दिमाग लगेगा, बस टाइम पीरियड निकालने में, बाकी सारी चीजें क्या रहेगी, एकदम सिंपल रहेगी। तो इसी के साथ क्या हो गया हमारा, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। टॉर्क तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक डायपोल की हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, जो किसमें रहेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं की हम बात करते हैं। ठीक है, व्हेन ए मैग्नेटिक डायपोल ऑफ मूवमेंट m, जिसकी मूवमेंट m रहे, इज हेल्ड एट एन एंगल थीटा with the direction of uniform magnetic field B, the magnitude of the torque acting on the dipole is given by tau is equal to mb sin theta। अभी हमने डिराइव किया, मतलब एक डायपोल को या बार मैग्नेट को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो उस तरफ जा रही है, इधर नॉर्थ उधर साउथ, तो फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, उसको हम एक हेल्ड करके रखते हैं एक एंगल थीटा पे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उसको टॉर्क लगा के स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करती है, यही देखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उसमें टॉर्क लगाती है, और वो टॉर्क क्या होता है, एमबी साइन थीटा होता है, अभी हमने डिराइव किया। ओके, दिस टॉर्क टेंड्स टू अलाइन द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। किस डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करते हैं, फील्ड के डायरेक्शन में। हमने फील्ड कैसी ली थी, इधर नॉर्थ उधर साउथ, तो फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी, तो कैसा होगा, ऐसा उसको ऐसा एंगल पे हेल्ड किए तो वो उसको अलाइन करने की कोशिश करेगी, ऐसा सीधा क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगी। ये चीज हमने प्रीवियसली देखी है। वर्क हैज टू बी डन इन रोटेटिंग द डायपोल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक टॉर्क। अब हमें क्या करना पड़ता है, यदि हम चाहें कि डायपोल को रोटेट करें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलग में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, उसमें फोर्स लगानी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा, और यही जो वर्क होगा, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। अब चाहते हैं ऐसे फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, इधर नॉर्थ और यहां पे साउथ, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। अब हमें डायपोल को क्या कर देगी, वो हमेशा इसी डायरेक्शन में पैरेलल कर देगी। यदि हमें डायपोल को ऐसे रखना है एक एंगल थीटा में और उसको होल्ड करके रखना है वहां पे, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, और जितना वर्क हम करेंगे वो उसी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा उस डायपोल में। तो यही चीज के बारे में हम देखेंगे कि कैसे हम इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। ओके, डिराइव करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो क्या निकालेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल। ठीक है, अब यदि हम डायपोल को रोटेट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट हम देखते हैं छोटे एंगल से रोटेट कर रहे हैं, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, small amount of work done in rotating
in rotating the dipole through a small angle d theta। क्या करेंगे हम, थोड़ा सा रोटेट कर रहे हैं, थोड़ा सा, तो स्मॉल एंगल रोटेट कर रहे हैं तो छोटा सा वर्क डन। कितना लगेगा वो हमारा वर्क डन, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, छोटा सा वर्क डन हम कर रहे हैं तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, टाउ डी थीटा। कितने एंगल से हमने रोटेट किया उसको, डी थीटा। सेम कैसे होगा, ये एक प्रकार का कैसा एक्सप्रेशन है, फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस वो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रही है, फोर्स के बदले टॉर्क है, तो टॉर्क को कितना डिस्टेंस हम ले जा रहे हैं, थीटा, डी थीटा छोटा सा डिस्टेंस ले जा रहे हैं, तो वही वर्क डन देगा, बिल्कुल ठीक है। अब हम यहां से देखें तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या था हमारा, एम बी साइन थीटा डी थीटा, यही था हमारे टॉर्क का एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखते हैं हम टोटल वर्क डन, यदि उसको हमें किसी एक पर्टिकुलर एंगल से, नीचे इनिशियल एंगल से किसी पर्टिकुलर एंगल तक लेके जाना है, तो टोटल वर्क डन कितना पड़ेगा, कुछ नहीं, डी थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, तो देखते हैं टोटल वर्क डन कहां से कहां तक रोटेट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू इनिशियल एंगल क्या होगा उसका, थीटा जीरो इनिशियल एंगल होगा, कहीं से भी मान लीजिए, मान लेते हैं पैरेलल थीटा जीरो है, और उसको रोटेट कर रहे हैं हम किसी एक एंगल थीटा तक, तो थीटा जीरो से कहां तक रोटेट करेंगे इसको, टू थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। थीटा जीरो से उसको थीटा तक हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आएगी, किसी को डाउट नहीं हो रहा होगा, ओके ठीक है। तो अब देखते हैं वर्क डन क्या होगा हमारा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें डी डब्ल्यू का, तो वो W ही देगा, ओके, इक्वल टू इंटीग्रेशन, और यहां पे हम क्या डालेंगे, लिमिट डालेंगे। कहां से कहां रोटेट कर रहे हैं हम, थीटा जीरो से थीटा तक उसको हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ओके। अंदर में टर्म क्या आ जाएगी हमारी, एम बी साइन थीटा डी थीटा, यही आएगा, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा, एम बी कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, सिर्फ अंदर क्या रहेगा, साइन थीटा डी थीटा रहेगा, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू एम बी बाहर आ गया, ओके। इंटीग्रेशन कहां से कहां कर रहे हैं, थीटा जीरो से थीटा तक, कोई भी एक थीटा जीरो से उसको थीटा तक हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। अंदर में क्या बचा रहेगा, सिर्फ साइन थीटा डी थीटा, ओके। साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, तो एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेट कर दिया। अब लिमिट कहां लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर, थीटा जीरो से थीटा तक, ओके ठीक है। अब क्या होगा, ये क्या आ गया, हमारा एक्सप्रेशन आ गया। तो अभी हम इसमें क्या करते हैं, लिमिट भी पुट कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी, अपर लिमिट क्या है, थीटा ही है, तो क्या होगा, माइनस लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। माइनस को ले लेते हैं अब बाहर, अब जो माइनस साइन है उसको हम क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं इन लोगों के पास, तो अंदर उसको कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस अपर लिमिट जो थीटा है माइनस लोअर लिमिट क्या है, कॉस थीटा जीरो, यही आएगा। W इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस थीटा जीरो, ओके। अब यही जो वर्क डन होगा, यही वर्क डन क्या हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगी, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ये चीज हमने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा है कि जो भी हम वर्क डन करते हैं फोर्स के अगेंस्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट में, वही स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ये चीज हमने एकदम प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से देखी। तो यू जो पोटेंशियल एनर्जी को हम जिसे डिनोट करते हैं वो किसके बराबर हो जाएगा, वही वर्क डन के बराबर। यही वर्क डन पूरा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो क्या आएगा एक्सप्रेशन हमारा, माइनस एम बी ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा जीरो, ओके। कलर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब हम मान लेते हैं, अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो थीटा जीरो होगा वो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा।
मतलब मान लेते हैं कि 90 डिग्री से हम उसको शुरू कर रहे हैं, ये हमारा 90 डिग्री ऐसे रखा हुआ है, अभी मान लेते हैं वो एकदम स्ट्रेट, जो डायपोल है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है पूरी ऐसे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, उसको हम ऐसे स्ट्रेट रख लिए, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम थीटा, कौन सा थीटा हम एज्यूम कर रहे हैं, थीटा 0, मतलब जो इनिशियल थीटा है वो क्या हो जाएगा, उसका 90 डिग्री हो जाएगा, इनिशियल वाला, मतलब ये जो थीटा 0 है, ये जो इनिशियल है उसका वो थीटा 0 90 डिग्री हो गया। ओके, तो यहां से एक्सप्रेशन क्या आएगा, इसको पुट करते हैं यहाँ एक्सप्रेशन में, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, U बोले या W बोले, ठीक है, दोनों लिख देते हैं। U इज इक्वल टू जो पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क डन के फॉर्म में ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, माइनस mb ब्रैकेट में cos थीटा माइनस cos 90 डिग्री हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू ली है हमने, एज्यूम करिए कि थीटा 0 90 डिग्री, मान ले रहे हैं कि वो ऐसा स्ट्रेट रखा हुआ है पहले, उसके बाद हम उसको इधर उधर कर रहे हैं, इधर भी कर सकते हैं, फील्ड के डायरेक्शन में भी, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भी। तो इस केस में क्या होगा, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आया हमारा, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया U इज इक्वल टू माइनस mb cos थीटा, ये क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, जब हमने क्या कर लिया, एक को एज्यूम मान लिया, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में देखें, इन वेक्टर फॉर्म क्या है, ए बी साइन थीटा है, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस कॉस थीटा, सॉरी डॉट आएगा, साइन थीटा नहीं है कॉस थीटा है, तो क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट होगा इनका, m डॉट बी वेक्टर। तो टॉर्क कैसा निकलता है, टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट होती है, और एक और क्या आएगा यहाँ पे, माइनस साइन। ओके, तो ये क्या आ गया, हमारे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, वेक्टर फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। अब अलग अलग केस देखते हैं, तो इससे क्या होगा, हमें और समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम उल्टा भी कर देते तो माइनस वैल्यू आती है, माइनस वैल्यू का वहां पे क्या रहता है, कारण रहता है रखने का, ताकि क्या हो, कोई भी एंगल हमें दे दे, वो माइनस जो यहाँ पे हम ले रहे हैं उसका भी एक कारण होता है, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं हम अपना केस 1। अब आपको क्या होगा, और अच्छे से क्लियर होगा कि किस पोजीशन पे उसकी डायपोल ऐसे मूव तो कर रहा है, किस पोजीशन पे उसकी क्या होगी, ज्यादा एनर्जी होगी, कहां पे वो स्टेबल होगा, और ये तो पता है कि जब वो अलाइन कर दिया फील्ड के साथ, फील्ड का डायरेक्शन यही है और ऐसे अलाइन कर दिया, तो मैक्सिमम एनर्जी तो होगी उसके बाद, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, व्हेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा, फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। थीटा मतलब क्या, जो उसका फाइनल पोजीशन है वो, इसका मतलब यदि इसको हम डायग्राम फॉर्म में देखें, तो डायग्राम फॉर्म में कैसा होगा, ये ऐसे हमारी क्या मान लेते हैं, फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, नॉर्थ और साउथ पोल के कारण ही जा रही है, और जो हमारा डायपोल है वो कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल 90 डिग्री में। ऐसा हम क्यों किए, ताकि हमें अलग अलग पोजीशन पता चले। तो अभी डायपोल कैसा है, 90 डिग्री है फील्ड के साथ, ठीक है, 90 डिग्री फील्ड के साथ, ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बी। ओके, तो इस केस में क्या होगा, वैल्यू पुट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, तो U इज इक्वल टू क्या है, माइनस mb कॉस थीटा है, कॉस थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू माइनस mb कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0, बिल्कुल इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब जब डायपोल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री रहा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब मतलब 90 डिग्री में क्या होगी, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके बाद, जब वो ऐसा 90 डिग्री आ गया फील्ड के साथ, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में, सबसे मतलब 0 ही हो जाएगी, मिनिमम नहीं होगी। मिनिमम क्यों, क्योंकि माइनस भी जाएगी इसकी वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी है ही एक्सप्रेशन है माइनस। ओके, अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, मतलब आप क्या कर सकते हैं, यहां पे ऐसा लिख सकते हैं कि जब डायपोल 90 डिग्री हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। एक और चीज देखते हैं, टॉर्क भी देख लेते हैं 90 डिग्री वाली कंडीशन में। तो टॉर्क क्या होता है, mb साइन थीटा होता है, और यहां पे थीटा क्या है, 90 डिग्री, तो यहां पे टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है।
बिल्कुल। तो यहां पे टॉर्क क्या आ जाएगा, mb आ जाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, मगर जो टॉर्क होगा ना वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो जब डायपोल 90 डिग्री रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी जीरो, मगर टॉर्क उसमें मैक्स एक्ट करेगा। ठीक है, ये पहला वाला केस हुआ। दूसरा केस देखते हैं, केस 2 देखते हैं। तो पहला हमने समझ में आया कि जब डायपोल 90 डिग्री होगा तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी जीरो होगी और टॉर्क उसमें मैक्स एक्ट कर रहा होगा। अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस में हम क्या लेंगे, जब हमारा थीटा व्हेन थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब डायपोल क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर लेगा। देखते हैं, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एन और एस आप इमेजिन कर सकते हैं, एन और ये एस, ठीक है। और डायपोल क्या हो गया, अब अलाइन कर लिया फील्ड के साथ, एस ऐसे होगा, ठीक है, अलाइन कर लिया। इसका मतलब ये साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा, ठीक है। डायपोल क्या कर लिया, अब अलाइन कर लिया फील्ड के साथ। तो इस केस में देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, U इज इक्वल टू माइनस mb साइन थीटा माइनस mb कॉस थीटा। यही आपको होगा दो एक्सप्रेशन के कारण। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस mb, और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, U इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस mb। इसका मतलब माइनस आ रही है, मतलब जब अलाइन कर लिया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। इस केस में डायपोल अलाइन विद भी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और इस केस में, जिस केस में डायपोल रहेगा, ऐसे केस में इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम में मतलब थोड़ा बहुत भी उसको हिलाएंगे तो कोई टेंशन नहीं, वो अपनी जगह में वापस आ जाएगा, रहेगा वहीं, ठीक है। अब इसी केस में यदि हम टॉर्क देखें तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, mb साइन, और कितना है हमारा, 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि उसमें कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा होगा। जब वो अलाइन होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ तभी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। टॉर्क मैक्सिमम एक्ट होते रहेगा उसमें, जैसे प्रीवियस वाले केस में, तो क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, वो नहीं रहेगा ना, इधर उधर ऐसे ही आएगा सर्ट से एकदम। ओके, थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। मतलब क्या होगा, जब व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे, यहां पे क्या था, साउथ इधर था, अब नॉर्थ इधर आ जाएगा। मतलब डायग्राम में देखें तो डायग्राम में कैसे होगा, ये हमारी फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस के आप डायरेक्शन देख के आप समझ सकते हैं, मुंह की तरफ पक्का साउथ होगा और इधर क्या होगा, नॉर्थ होगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा डाइपोल, ऐसा। अब क्या है, एंटी पैरेलल है, इसका मतलब नॉर्थ इधर है और साउथ यहां पे, तो वो शॉर्ट से मतलब पूरा ऐसे तो उसको घुमाएगी, ठीक है। तो देखते हैं इस केस में क्या होगा, पहले डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन। तो U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस mb cos थीटा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस mb cos 180 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं हम, cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, -1 हो जाएगी। तो यहां पे इस केस में जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -1 आ गई तो माइनस माइनस प्लस सिर्फ mb आ जाएगा। इसका मतलब इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेगी इस केस। और इसी केस को हम क्या बोलते हैं कि ये किस में रहेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब हल्का सा भी लगा, ठीक है। तो टॉर्क देख लेते हैं पहले। टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mb साइन 180 डिग्री। अब साइन 180 डिग्री की वैल्यू देखें तो 0,
तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टॉर्क कितना एक्ट होगा इसमें, बिल्कुल मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क 0, एकदम सही। टॉर्क उसमें कुछ भी एक्ट नहीं हो रहा होगा मगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसका मतलब यह है कि हल्का सा भी इसको टिल्ट मिला, हल्का सा भी एंगल में आया तो शॉर्ट से वापस जाएगा। वो ऐसा है, वो हल्का सा भी टिल्ट हुआ तो शॉर्ट से वापस आ जाएगा सीधा ना, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब यही है। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि हल्का सा भी इसमें कुछ हम एक्टिंग टॉर्क लगाए तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो एक्टिंग टॉर्क के डायरेक्शन में ही होगा और वो शॉर्ट से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा और टॉर्क क्या रहेगा, उस समय 0 होते रहेगा। तो ये क्या है, 3 केसेस, टॉर्क और उसका। ओके, अब क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं ताकि हमें और समझ में आए। अब क्या बोल रहा है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, सोलोनॉइड होगा, सब होगा, मैग्नेटिक डायपोल जैसे भी बिहेव करेगा, बार मैग्नेट जैसे भी बिहेव करेगा, हैव एन इफेक्टिव रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर कॉइल है, 100 टर्न है, उसका इफेक्टिव रेडियस 5 सेंटीमीटर, कैरीज ए करंट ऑफ 0.1 एम्पियर। ओके, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू टर्न इट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला ही होता है, याद रखिएगा। थ्रू 180 डिग्री about an axis perpendicular to the magnetic field. The plane of the coil is initially perpendicular to the magnetic field. ये लास्ट लाइन इसीलिए दिया, क्या बोल रहा है, 180 डिग्री उसको घुमाना है about an axis perpendicular to the magnetic field. About an axis perpendicular to the magnetic field मतलब जो कॉइल है वो कैसा है, ऐसा है, ठीक है, और ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे। अब उसे हमें क्या करना है, 180 डिग्री घुमाना है। ठीक है, देखते हैं। तो डायग्राम दिखा, ठीक है, हम आपको उस जगह डायग्राम दिखाते हैं। यहां पे कैसा है, जो कॉइल है वो कैसा है, ऐसा है। फर्स्ट लाइन क्या बोली क्वेश्चन की, देखते हैं। एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, 180 डिग्री घुमाना है और उसका एक्सिस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब आप ऐसे मत समझ लीजिएगा, कॉइल का एक्सिस ऐसा होगा और कॉइल ऐसा रहा तभी वो दोनों जगह क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पे क्या है, इनिशियली कैसा है, द प्लेन ऑफ द कॉइल इज इनिशियली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इनिशियली कॉइल का प्लेन कैसा होगा, ये होगा कॉइल का प्लेन, ये क्या हुआ हमारा y, और एक क्या होगी, इसकी मोटाई होगी, तो ये हो गया z। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है यहां पे, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है डायरेक्शन उसका, ठीक है, b का। तो अभी इसका जो प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन में है, ठीक है, तो अभी जो इसका प्लेन है वो कैसा है, ऐसा परपेंडिकुलर है इसके, और इसको क्या करना है, हमें ऐसे पूरा रोटेट कर देना है। मतलब एक पॉइंट के अबाउट क्या होगा, ऐसा 180 डिग्री इसको हम क्या करना है, घुमाना है। तो कितना वर्क डन लगेगा, समझ में आ रहा है आपको। ये मत सोचिएगा कि कॉइल यहाँ पे ऐसा खड़ा हुआ है, डायपोल ऐसा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि इनिशियली उसका एक्सिस परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है। नहीं, कॉइल तो ऐसा ही है ना भाई, कॉइल ऐसा गोला है और ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री उसके फील्ड। ठीक है, तो ये चीज आप समझिएगा। यहाँ देखते हैं गिवन वैल्यूज इसकी क्या क्या गिवन है। कॉइल ऐसा रखा हुआ है, उसको हमें ऐसा पूरा घुमाना है 180 डिग्री, और कॉइल का क्या होगा, एक प्लेन होगा, वो प्लेन परपेंडिकुलर है इनिशियली, और जब हम उसको घुमा देंगे तो भी उसका प्लेन, इसी को हम मान लीजिए 180 डिग्री घुमा दिए तो ऐसा ही दिखेगा, तो भी जो कॉइल का प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही रहेगा, याद रखिए। ठीक है, मगर वो डायपोल के हिसाब से ऐसा है, अभी ये 0 डिग्री में, 90 डिग्री में ऐसा ऐसा होगा, 90 डिग्री में ऐसा हो जाएगा, और 180 डिग्री में एंटी पैरेलल हो जाएगा, सेम जैसा दिख रहा है वैसे ही हो जाएगा। तो गिवन वैल्यूज देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें। एन कितना दिया है, कितने टर्न्स है कॉइल में, 100 टर्न, 100 टर्न्स है। कॉइल का रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, तो मीटर में कर लेंगे, 5 × 10⁻⁻² मीटर। ओके, करंट दिया है जो इस कॉइल में फ्लो कर रहा है कितना, 0.1 एम्पियर का। मैग्नेटिक फील्ड दी है कितनी, 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा ये क्या होता है, टेस्ला ही होता है। ठीक है, थीटा दिया है, अब इनिशियल थीटा क्या हो जाएगा हमारा 0 डिग्री, और जो फाइनल थीटा है हमारा, मतलब θ1 और θ2 बोल देते, वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री।
मतलब थीटा 0 से जो थीटा है वो 180 डिग्री, इतना हमें क्या करना है, इसको रोटेट करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्या करनी है, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो वर्क डन निकाल लेते हैं। कितना वर्क डन करना पड़ेगा बोला, दोनों का वही मतलब होता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा, और थीटा कॉस थीटा था यहाँ पे, तो मतलब ये थीटा 2 होगा, माइनस कॉस थीटा 1। याद रखिएगा थीटा 0 कहां पे आता था, इस तरफ में आता था, इधर इनिशियल वाला, और फाइनल वाला ये कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, इसलिए माइनस में एक्सप्रेशन है ताकि वो सही तरीके से आए। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगी, एन ए आई या एन आई ए, ऐसे ही निकालते हैं। माइनस साइन तो रहेगा ही, बी कॉस कितना दिया हुआ है, थीटा 2, थीटा 2 कितना है 180 डिग्री, माइनस कॉस थीटा 1 जो क्या है 0 डिग्री है। दोनों की वैल्यू नोट कर लेते हैं ताकि क्या हो, आसानी हो। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो W इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन कितना है 100 है। ठीक है, एरिया कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया है हमें, तो रेडियस के बदले यहाँ पे एरिया डालना पड़ेगा। तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना होगा हमारा 5 इंटू 10⁻⁻²। ओके, इंटू करंट कितना दिया हुआ है, करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.1 एम्पियर। ठीक है, ये एक पूरी टर्म हो गई मैग्नेटिक वाली, इंटू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट की टर्म हो गई पूरी है। अब मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं 1.5 टेस्ला या बोले वेबर पर मीटर स्क्वायर, इंटू ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आएगा -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 आएगी इसकी वैल्यू, याद रखिएगा। ठीक है, अब यदि इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहां से W कितना आ जाएगा हमारा, कितना वर्क डन लग रहा है उसको, पूरा आप सॉल्व करेंगे, इसको माइनस है। अब देखिए एक चीज याद रखिए, माइनस क्यों है, ताकि आंसर क्या है, पॉजिटिव है। यही माइनस का सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। मैंने आपको बोला था कि जो माइनस यूज कर रहे हैं उसका मीनिंग होगा यहाँ पे। देखिए ये -2 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। माइनस लेने का यही यहाँ पे फायदा है। तो 0.235 जूल्स। ऑब्वियस ही बात है, वो ऐसा है कॉइल और उसको पूरा 180 डिग्री घुमा दे रहे हैं। ऐसा है कॉइल, ऐसा पूरा वाउंड है मेरे हाथ में, मान लीजिए, उसको पूरा 180 डिग्री घुमा दे रहे हैं, तो वर्क डन तो लगेगा ना, माइनस कैसे वर्क डन आ जाएगा, इसलिए वो माइनस साइन वहां पे यूज करता है। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एनालॉग, मतलब दोनों के बीच में हम सिमिलैरिटीज देखते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग, किसके बीच में सिमिलैरिटी देखेंगे हम, इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल, दोनों के फॉर्मूले के बीच में लगभग सेम ही रहता है, और जो हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं उसको हम हल्का से कैसे चेंज कर सकते हैं, वो चीज के बारे में देखते हैं। बस हमें क्या करना है, जो 1/4πε0 इलेक्ट्रोस्टैटिक में कांस्टेंट लेते हैं, वो कांस्टेंट हल्का सा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, μ0/4π हो जाएगा मैग्नेटिज्म। देखते हैं उसके बारे में। तो यदि हम यहां पे देखें इसके बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, एक तरफ यदि हम इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में देखें और दूसरे तरफ यदि हम देखें मैग्नेटिक डायपोल के बारे में, तो फर्स्ट हम यदि देखें डायपोल मूवमेंट के बारे में, तो डायपोल मूवमेंट कैसे रहती है दोनों की। इलेक्ट्रिक डायपोल की मूवमेंट क्या होगी हमारी, P से डिनोट करते हैं, और P इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू 2 है, ये हो जाएगा। सेम यदि मैग्नेटिक डायपोल के बारे में बात करें तो उसको हम M से डिनोट करते हैं, और वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L। मतलब यहां पे हम कैसा बोल सकते हैं कि जो हमारा E होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोले तो वो लगभग कैसे रहती है, B जैसी रहती है। और यदि हम एक और चीज देखें तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा वो लगभग क्या होगा, M जैसे होगा। तो यदि हम दोनों के कांस्टेंट के बीच में बात करें जो क्या होता है 1/4πε0, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, यदि हम इसको देखें तो ये क्या होगा, μ0/4π, ऐसा बोल सकते हैं। अब यदि हम देखें तो यहां पे हम सिंपली ये देख सकते हैं कि जो 1/ε0 की वैल्यू, उसी को यदि हम 4π में बस ले लें
बस म्यू जीरो ले लें उसको हम, तो वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि 1/एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू को ही बस हमें चेंज करना है, क्या लिखना है उसके बदले, म्यू जीरो लिखना है सारे फॉर्मुलेज में। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मुला है वही क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल का फॉर्मुला हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है इंपॉर्टेंट चीज, बस इतना ही चेंज करना है, बाकी सारी चीजें वही रहती है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की आएगी तो उसके बदले क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आ जाएगा। देखते हैं बाकी सारे फॉर्मुलेज, जो ऑलरेडी सारे फॉर्मुलेज हमने हर चैप्टर में डिराइव तो कर ही लिए, तो आपको क्या होगा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल का हमने देख लिया, और देखते हैं नेक्स्ट। यदि हम एक्सियल लाइन में यदि हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ देखें, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कब सिमिलर होगा, जब दोनों क्या हो, शॉर्ट हो। याद रखना, शॉर्ट हो मतलब वो डायपोल शॉर्ट हो, या जिस पॉइंट पे हम एक्सियल पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हम फील्ड स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं वो थोड़ा दूर हो, तभी क्या होगा, सिमिलरिटी मिलेगी। तो एक्सियल लाइन में देखें, और किसके लिए, फॉर शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल का मतलब हम यहां पे कैसे ले सकते हैं, जो एक्स होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू 2l। वहां पे हमने जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालनी थी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, उस पॉइंट को हमने क्या दिया था, एक्स से डिस्टेंस दिया था। मतलब डायपोल के सेंटर से लेके वो पॉइंट तक को एक्स से डिनोट किया था। तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू 2p/4πε0, और डिस्टेंस हमने किससे डिनोट किया है, एक्स से, x3 ये हो जाएगा। यहां पे यदि हम इलेक्ट्रिक मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला निकालें, सेम वही कंडीशन फॉलो होगी, एक्सियल लाइन में निकाल रहे हैं और किसका, शॉर्ट डायपोल का ही निकाल रहे हैं, मतलब वो पॉइंट बहुत दूर है या तो मैग्नेट बहुत शॉर्ट। उस केस में क्या हो जाएगा, बस 1/एप्सिलॉन जीरो को म्यू जीरो पुट करना है, बाकी सारी चीजें लगभग उसके हिसाब से रहेगी। तो म्यू जीरो बाई 4π, और क्या है यहाँ पे 2p है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, 2m, और एक और क्या है x3। यहाँ पे जब हमने डेरिवेशन किया तो किससे डिनोट किया, उस डिस्टेंस को d से डिनोट किया, डिनोट तो किसी से भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा d³ हो जाएगा। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पे देखें, इक्वेटोरियल लाइन की बात करें तो इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल की फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या था, P बाई, बस दुगना रहता है ये, यहाँ पे 2 हट जाता है, यही फॉर्मूले में सेम आएगा। तो 4πε0, और यहाँ पे हमने किससे डिनोट किया, डिस्टेंस को x से डिनोट किया, तो x³ हो जाएगा। और यदि एक्सियल लाइन में इसका हम देखें मैग्नेटिक डायपोल का, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस ε0 के नीचे म्यू जीरो कर देते हैं, म्यू जीरो बाई 4π, यहां पे d से डिनोट किया तो d³ रहेगा ही, और 2m के बदले क्या आ जाएगा, सिर्फ m आ जाएगा। तो लगभग आप एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला भी क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज देखें, यदि हम टॉर्क के बारे में देखें, टॉर्क के बारे में, तो इस तरफ क्या आएगा हमारा, इलेक्ट्रिक डायपोल आएगा, तो E से डिनोट कर देते हैं, और यहां पे B मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाला, मैग्नेटिक डायपोल। टॉर्क के बारे में देखें तो टॉर्क टाउ क्या हो जाएगा हमारा, टाउ इज इक्वल टू डायपोल मूवमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, यही होता है वेक्टर फॉर्म में। यहां पे देखें तो क्या होता है, डायपोल मूवमेंट m होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे देखें तो हो जाएगा, मैं टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क निकाल रहे हैं हम, टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, सेम वही चीज। और यदि हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें, P शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में क्या होती थी, म्यू इज इक्वल टू माइनस डायपोल मूवमेंट P वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होता था किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। और यदि मैग्नेट के केस में देखें तो पोटेंशियल एनर्जी U और माइनस इसमें भी आता है, और क्या था, डायपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट। मतलब यहां से हम देख सकते हैं कि क्रॉस है तो टॉर्क में साइन थीटा आता है, और डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा, हमारा कॉस थीटा आएगा। तो ये क्या है, दोनों के बीच में एनालॉग है कि आप एक का फॉर्मूला याद रखें इलेक्ट्रिक डायपोल का, तो आपको मैग्नेटिक डायपोल का भी आप वहां से याद कर सकते हैं। तो आपने एक भी डेरिवेशन किया तो आपको सारी चीजें क्या आने लग जाएगी, याद आने लग जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, गॉस लॉ। गॉस लॉ किसके लिए, मैग्नेटिज्म के लिए, और वो क्या बोलती है कि किसी भी क्लोज्ड एरिया से जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आएगी उतनी ही बाहर जाएगी, मतलब नेट फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। देखते हैं कैसे, मैग्नेटिज्म और गॉस लॉ। गॉस लॉ हमने किसमें पढ़ा था, उसमें ऑलरेडी पढ़ा था, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में गॉस लॉ पढ़ी थी
कि उसमें क्या बताता है कि जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर रहेगा, Q एप्सिलॉन 0/Q, मतलब वो जो परमिटिविटी होगी डिवाइड बाय जितना उसके अंदर क्या है चार्ज एनक्लोज हो रहा है उसके बराबर रहेगा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। यही चीज गॉस लॉ बताती है इलेक्ट्रोस्टैटिक की। यहां पे देखते हैं इन चैप्टर 1 वी स्टडीड गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने चैप्टर 1 में देखी गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। इन फिगर सी वी सी दैट अ क्लोज सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट द नंबर ऑफ लाइंस लीविंग द सरफेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग इट। ठीक है, अब हम यहां पे क्या देखेंगे, डायग्राम देखते हैं। तो अभी हम कैसे देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के सेंस में देखेंगे, जैसे हमने वहां पे दो चार्जेस के लिए दिया था। तो सबसे पहले हम फिगर सी देखते हैं, ये वाली फिगर सी देखते हैं। ठीक है, और इसमें हम पहला गॉसियन सरफेस देखेंगे। यहां पे फर्स्ट वाला यदि हम गॉसियन सरफेस देखें, ये जो फर्स्ट वाला गॉसियन सरफेस है ये वाला, यहां पे देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए क्या हो रहा है कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस यहां से पास हो रही है, मतलब इससे निकल रही है, उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो रही है, अंदर भी आ रही है। ये किसके लिए, दो चार्ज के लिए। ये वाला जो डायग्राम है वो किसके लिए, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला नेगेटिव चार्ज है। मतलब ये किसके लिए डायग्राम है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम। कैसे जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमने उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखा है कि पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज में खत्म हो जाती है। ये इसके बीच का हिस्सा है। बाहर वाले हिस्से में कैसे जाएगी, बाहर वाले हिस्से में देखेंगे तो वो पॉजिटिव से क्या होगी, नेगेटिव आएगी। हमने ये चीज नहीं लिखी कि वो बाहर से भी वापस आएगी, बट देख सकते हैं ये जो कर्व है ये क्या होगा, मिलेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज लूप नहीं बनाती है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाती। वो क्या बनाएगी, यहां के पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगी और क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज में खत्म हो जाएगी। मतलब ये जो फर्स्ट वाला यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस हमको दिख रहा है, विजिबल है ये चीज आपको, ओके। तो यहाँ पे यदि हम ये फर्स्ट पॉइंट में गॉसियन सरफेस देखें, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये, बाकी दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला गॉसियन सरफेस देखें तो यहाँ पे क्या हो रही है, जितनी फील्ड लाइंस अंदर जा रही है उतनी ही क्या होगी, वापिस आएगी। मतलब यही जो फील्ड लाइंस है यही क्या होगी, ऐसे आके कनेक्ट होगी, यहाँ वापिस आएगी। अब ये चीज आपको देखती है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे यहाँ पे आएगी, क्लोज लूप तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बना रही है। पॉजिटिव चार्ज के एक एंड से शुरू होकर दूसरे एंड में क्या हो जा रही, खत्म हो जा रही है। बीच में वो कहाँ जा रही है, नहीं, बीच में अलग फील्ड लाइंस चल रही है। तो क्लोज लूप यहाँ पे वो नहीं बना रही है। ठीक है, इस डायग्राम को यदि और अच्छे से देखना है कि कैसे वो पॉजिटिव से आ रही, तो हम एक दूसरा डायग्राम देख सकते हैं, ये वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो देखिए यहां से क्या हो रही है, पूरी मिलके आ रही है उसके पास से। ये वाली लाइन क्या होगी, उससे मिलके यहाँ पे आएगी। मतलब पॉजिटिव से शुरू होकर वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव में खत्म हो जाएगी। क्लोज लूप तो नहीं बनाएगी। तो यदि फर्स्ट वाला गॉसियन सरफेस देखें हम, और किसमें देखें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले डायग्राम में देखें, जो थर्ड वाला है हमारा, तो इस जगह में जहां पे हमने गॉसियन सरफेस कहीं भी ले सकते हैं, जितनी फील्ड लाइंस निकली उतनी फील्ड लाइंस क्या हो गई, अंदर आ गई। तो ये क्या बोला, हमारा फर्स्ट पॉइंट। मगर यहां पे देखेंगे तो यहां पे ऐसा नहीं होगा। मगर मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, हर जगह ऐसी होता है। ठीक है, तो एकदम डिटेल में देखते हैं। सी फिगर में हमने देखा फर्स्ट वाला जो गॉसियन सरफेस दिया, वहां पे जितनी नंबर ऑफ लाइंस है, जितनी लीविंग द सरफेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द लाइंस एंटरिंग इट। ठीक है, हमने देखा कि नीचे से जितनी लाइन अंदर जा रही है उतनी उसमें एंट्री कर रही है। दिस कंसिस्टेंट विद द फैक्ट दैट नो चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। और ऑब्वियस ही बात है, वो जो फर्स्ट हमने गॉसियन सरफेस दिया है, क्या वो उसके अंदर कोई चार्ज एनक्लोज कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। देख सकते हैं फिर से डायग्राम, यहां पे कोई भी चार्ज एनक्लोज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है अंदर में। यहाँ पे फील्ड लाइन जितनी जा रही है नेगेटिव चार्ज में, और उतनी क्या हो रही है, इधर से घूम के ऐसे पॉजिटिव चार्ज वाली आ जा रही है। ये जो फर्स्ट गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कोई भी नेट चार्ज एनक्लोज नहीं हो रहा है, इसके अंदर कोई भी नेट चार्ज एनक्लोज नहीं हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए ये जरूरी है कि गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज एनक्लोज होना चाहिए, तभी नेट फ्लक्स बाहर आएगा वहां से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाउएवर, अब उसी फिगर का हम क्या देखेंगे, दूसरा देखेंगे। हाउएवर इन दिस सेम फिगर फॉर क्लोज सरफेस 2, जो दूसरा गॉसियन सरफेस है वहां पे, देयर इज नेट आउटवर्ड फ्लक्स। वहां पे क्या है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स है, सिंस इट डज इंक्लूड ए नेट पॉजिटिव चार्ज। मगर जो सेकंड सरफेस है उसमें क्या है, नेट चार्ज एनक्लोज है। देखते हैं, अब यही थर्ड वाला डायग्राम, पहले दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। थर्ड वाला डायग्राम यदि हम देखें तो यहां पे ये देखिए, ये वाला जो गॉसियन सरफेस लिया गया नंबर 2 वाला, जो सेकंड वाला गॉसियन सरफेस दिया है, यहां पे आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, इसके एनक्लोज्ड हो रहा है अंदर। दिख रहा होगा आपको, पॉजिटिव चार्ज क्या है, उसके अंदर एनक्लोज्ड हो रहा है। तो यहां पे क्या होगा, ये जो गॉसियन सरफेस है इसमें एक, इसके अंदर एक चार्ज एनक्लोज्ड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, नेट फ्लक्स यहां से बाहर आएगा। यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है कि जितनी फील्ड लाइंस अंदर जा रही है उतनी बाहर नहीं आ रही। आप देख सकते हैं जो ये ऊपर वाला पूरा पोर्शन है, ये वाला,
इसकी फील्ड लाइंस क्या हो रही है, पूरी बाहर जा रही है, क्योंकि अंदर में क्या हो रहा है, एक नेट चार्ज एनक्लोज्ड हो रहा है। ठीक है, तो हमने दो चीज देखी इस डायग्राम से। पहला वाला गॉसियन सरफेस देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे जितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं उतनी फील्ड लाइंस ये वाले तरफ से क्या हो जा रही है, अंदर आ जा रही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेट चार्ज एनक्लोज नहीं हो रहा है। मगर यहाँ पे क्या है, एक नेट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ है, एनक्लोज हुआ है गॉसियन सरफेस के अंदर। तो यहां से कुछ नेट फ्लक्स क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ओके, आगे देखते हैं। ठीक है, द सिचुएशन इज कंप्लीटली डिफरेंट फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के केस में हम यदि देखें तो सिचुएशन क्या हो जाती है, कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है, विच आर कंटिन्यूअस एंड फॉर्म क्लोज लूप। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती है वो क्या रहती है, कंटिन्यूअस रहती है और क्लोज लूप बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्लोज लूप बना रही थी क्या, नहीं बना रही, मगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखें तो ये ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज है और नीचे वाला नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में यहां से शुरू हुई और यहां पे खत्म हो गई, लूप नहीं बना। पीछे तरफ की बात करें तो क्या हुई, पॉजिटिव चार्ज से यहां से शुरू हुई और यहां पे आके क्या हो गई, वो एंड हो गई। मतलब ये भी क्या हुई, क्लोज लूप नहीं बनाई। मगर अब स्टार्टिंग के दो डायग्राम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो क्लोज लूप बनाती है, वो पूरा यहां से ऐसे जाके हर जगह पूरा क्लोज लूप बनाएगी ही बनाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दूसरा वाला डायग्राम सोलेनोइड का है, यहां पे भी क्या बनाएगी, वो क्लोज लूप बनाएगी ही बनाएगी। मतलब कोई भी गॉसियन सरफेस ले लें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस वहां से निकलेगी उतनी नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएगी, उसके अंदर भी आएगी। ये क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड में, यदि हम किसी भी में गॉसियन सरफेस में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब हम पहली दो फिगर को एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन द गॉसियन सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय 1 और 2 इन फिगर ए एंड बी। A and B. Both cases are visually demonstrate that number of field lines leaving the surface is balanced by number of field lines entering it. यदि हम पहला मैग्नेटिक फील्ड का देखें तो वो तो क्लोज लूप बनाएगी बनाएगी, और जब क्लोज लूप बना रही है तो कोई भी गॉसियन सरफेस ले ले, वहां पे जितनी फील्ड लाइंस निकलेगी उतनी फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, उसके अंदर आ जाएगी। देखते हैं पहले दो डायग्राम क्या है हमारे मैग्नेटिक फील्ड के, एक क्या है बार मैग्नेट का है और दूसरा क्या है सोलोनॉइड का है। दोनों की सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगी। ठीक है, यहां पे ये वाला गॉसियन सरफेस देखते हैं, जितनी फील्ड लाइंस निकली उतनी फील्ड लाइंस क्या हो गई, घूम के यहां पे आ गई। सेकंड वाला गॉसियन सरफेस देखते हैं, ये वाला, यहां पे जितनी फील्ड लाइंस निकली उतनी फील्ड लाइंस क्या हो गई, अंदर आ गई। सेम सोलेनॉइड में देखें, सेकंड वाला गॉसियन सरफेस देखें तो जितनी फील्ड लाइंस निकल रही है उतनी क्या हो जा रही है, उसमें आ जाए। और ये वाला सोलेनॉइड का ये वाला भी यदि हम गॉसियन सरफेस देखें फर्स्ट वाला, तो यहां पे भी क्या होगा, जितनी फील्ड लाइंस यहां से निकल रही है इस सरफेस से उतनी फील्ड लाइंस क्या हो जा रही है, यहां से अंदर आ जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम कहीं भी गॉसियन सरफेस लेंगे तो जितनी फील्ड लाइंस निकलती है उतनी फील्ड लाइंस क्या हो जाती है, अंदर आ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। यदि उसके अंदर क्या हो रहा है, यदि चार्ज एनक्लोज हो रहा है गॉसियन सरफेस के अंदर तो नेट फ्लक्स जरूर बाहर आएगा। यहां पे कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं हो रहा था, इसलिए कोई भी नेट फ्लक्स बाहर नहीं आ रहा है। मगर इस सरफेस में देखें हम तो एक पॉजिटिव चार्ज एनक्लोज हो रहा है इसके अंदर, तो नेट फ्लक्स बाहर आ रहा है। यही क्या बोलती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बोलती है गॉस लॉ। ओके, तो आगे देखते हैं। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो फॉर बोथ सरफेस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाले डायग्राम के लिए बात कर रहा है। दिस इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस। कोई भी क्लोज सरफेस ले ले हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, जितनी फील्ड लाइंस बाहर जाएगी उतनी फील्ड लाइंस अंदर आएगी। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, एक ठोक इसका डेरिवेशन देखते हैं कि हम कैसे गॉस लॉ डिफाइन करते हैं और क्या बोलती है एट लास्ट मैग्नेटिक फील्ड की गॉस लॉ क्या है, वो क्या हो जाएगा हमें समझ में आ जाएगा। देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, एक सरफेस ले लेते हैं। पहले तो फील्ड लाइंस ले लेते हैं ऐसे जो पास होती जाएगी। ये कौन सी फील्ड लाइंस ले रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है और बीच में हमें क्या करते हैं, एक अपना सरफेस ले लेते हैं कैसा भी। ओके, अब सरफेस में क्या करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं। इस सरफेस का एक एलिमेंटल एरिया ले लेते हैं। इस सरफेस में हमने क्या ले लिया, एलिमेंट ले लिया। और ऊपर वाली क्या है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बी वेक्टर। ओके, अब क्या होगा, यहां पे यदि हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो वो कैसा है, ऐसा है। ऑब्वियस सी बात है, दिख ही रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और यदि हम इसके एरिया वेक्टर के बारे में बात करें, जो इसका एरिया है वो एरिया वेक्टर कैसा है, ऐसा स्ट्रेट एन कैप। स्ट्रेट मतलब ये एकदम स्ट्रेट है, उससे क्या हो रही है, फील्ड लाइंस पूरी पास हो रही है, तो एन क्या भी बताएगा उसका एरिया वेक्टर। ओके, और दोनों के बीच का एंगल हम ले लेते हैं थीटा। ठीक है, अब यदि हम यहां पे देखेंगे कि कितना नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है इस एलिमेंट से, तो देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स
मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया एलिमेंट जो हमने एरिया एलिमेंट लिया है तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स को, छोटा एरिया एलिमेंट है तो छोटा सा फ्लक्स लेते हैं, डेल फाई बी। फ्लक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? फाई से। फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, फाई बी क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वो कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड और उसका एरिया एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट, बी वेक्टर डॉट डेल एस। एस क्या है हमारा? जो एरिया वेक्टर है उसका एरिया वेक्टर क्या होगा? उसी के डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे एन कैप क्या बता रहा है? उसका डायरेक्शन बता रहा है एरिया वेक्टर। तो ये क्या है? एक छोटे एलिमेंट है। पूरे का देखते हैं, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करें। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करें, क्या करेंगे हम? कंसीडरिंग, अब ये छोटा छोटा एलिमेंट लिया था, अब हम पूरे सरफेस को ही कंसीडर कर लेते हैं। ये सरफेस कौन सा होगा हमारा? एक पूरा एस सरफेस होगा, पूरा और एस सरफेस होगा। तो कंसीडरिंग ऑल एलिमेंट, सारे एलिमेंट को देखें तो क्या हो जाएगी? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाई बी जो पूरा इस एलिमेंट से पास हो रहा है, इक्वल टू क्या होगा? सबमिशन हो जाएगा। ये क्या है? एक छोटे एलिमेंट है, जितने इसके अंदर छोटे छोटे एलिमेंट होंगे सबका वो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो सबमिशन बी वेक्टर डेल्टा एस वेक्टर, ये हो जाएगा। ओके, अब यहां पे हम कैसे लिखते हैं? ऑल लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में, मतलब सारे छोटे छोटे इसके एरिया एलिमेंट्स। ओके, आगे देखते हैं और क्या हो जाएगा? फाई बी, या तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पहले फाई बी लिख लेते हैं, ये तो सीधा हमने वो लिख दिया। क्या लिख सकते हैं यहां पे? सबमिशन डेल्टा फाई बी ऑल, सारे छोटे छोटे एलिमेंट का। तो क्या हो जाएगा? सबमिशन ऑल बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और ये क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा। तो यही क्या बोलती है? मैग्नेटिक फील्ड की गॉस लॉ बोलती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि जितना उसके अंदर आ रहा है उतना ही उसके बाहर निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्योंकि इसका एक और चीज यहां से हमें क्या समझ में आती है कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि सिंगल कभी भी एक पोल, तो मोनोपोल तो एग्जिस्ट नहीं करेगा गॉसियन सरफेस के अंदर। जहां भी रहेंगे दो पोल्स ही रहेंगे। यदि कोई भी हम गॉसियन सरफेस ले लें, जहां भी रहेंगे तो वहां पे दो पोल ही रहेंगे, मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर दो पोल रहेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, जितनी फील्ड लाइंस निकल रही होगी उतनी फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी? अंदर आ जाएगी। तो ये क्या बताती है गॉस लॉ? इसी के कारण क्या होता है कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि यदि जब तक नेट चार्ज एनक्लोज नहीं होगा गॉसियन सरफेस के अंदर, नेट फ्लक्स बाहर नहीं आएगा। यही चीज हमने डायग्राम में देखी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हम कोई भी गॉसियन सरफेस ले लें, जितना नेट फ्लक्स बाहर जा रहा है उतना ही नेट फ्लक्स, मतलब जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाहर जा रही है उतनी ही अंदर आ जा रही है। यदि मोनोपोल एग्जिस्ट करता और हम कोई भी गॉसियन सरफेस लेते और उसके अंदर एक मोनोपोल आ जाता, तब क्या होता? नेट फ्लक्स बाहर आता। बट कभी भी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट कभी भी मोनोपोल तो होगा ही नहीं, हमेशा वो डायपोल ही होगा, दो पोल्स में ही होगा। तो जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी उतनी अंदर आ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का गॉस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की गॉस लॉ क्या बोलती है कि नेट फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड एरिया में क्या होता है? 0 होता है। तो यहीं से हम क्या देख सकते हैं? तो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या बोलती है? नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0। कोई भी नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ले किसी भी क्लोज सरफेस से, कोई भी गॉसियन सरफेस ले ले, मैग्नेटिक फील्ड में वो 0 ही होगा। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की गॉस लॉ। ठीक है, एक बार और डायग्राम में मैं आपको बता देता हूं ताकि एकदम फाइनल हो जाए। यहां वाला जो डायग्राम था, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। पहला गॉसियन सरफेस ले, तो यहां से जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है उतनी ही यहां से अंदर आ जा रही है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाएगी, इधर हो जा रही है। मगर यहां सेकंड वाले में देखें तो पॉजिटिव चार्ज एनक्लोज हो रहा है, नेट फ्लक्स बाहर आ रहा है। ठीक है, तो नेट फ्लक्स बाहर आने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? अंदर एक चार्ज एनक्लोज होना चाहिए। मगर ये मैग्नेटिक फील्ड में होगा ही नहीं, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट करते ही नहीं है। कोई भी गॉसियन सरफेस ले ले, वहां पे दो पोल रहेगा ही रहेगा। जितनी फ्लक्स बाहर निकलेगा उतनी फील्ड लाइन और फ्लक्स क्या हो जाएगा? अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो गया है? हमारा कंप्लीट हो गया है इस चैप्टर का। अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम क्या देखेंगे? अर्थ की मैग्नेटिज्म फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।